नेक्स्ट चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट? चैप्टर 4, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। Magnetic effect of current means when a current is flowing through a conductor, it means that a magnetic field is around that, electric field is around that conductor carrying current I, and that electric field will be act as a magnet. It will attract the objects, that is iron, cobalt, nickel, and that is called the magnetic effect of current. It means that when a wire carrying current I, then around it a field is produced. That field will act as a magnet. तो जो भी क्षेत्र होगा, एक तार से अगर विद्युत जा रही है तो उसके चारों तरफ जो फील्ड होगी, वो फील्ड जो है एक चुंबक की तरह काम करना शुरू करेगी। मतलब चुंबक की तरह आयरन, कोबाल्ट और निकिल जैसे धातुओं को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। उसी को कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हमारे पास ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट होता है। ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट हमें क्या बताता है कि एक वायर लिया मैंने, जिसको मैंने करंट दिया है ए बी, और उसके पास मैंने क्या रखा है, एक मैग्नेटिक कंपास रखा है। तो जैसे ही इसमें करंट जाएगा तो इसमें चारों तरफ फील्ड जनरेट हो जाएगी, और जब इसमें फील्ड जनरेट हो जाएगी तो इसके चारों तरफ जो फील्ड है, पहले से मौजूद जो फील्ड है, तो वो फील्ड इस फील्ड के साथ कोइंसाइड हो जाएगी, टकरा जाएगी। और ये बात आपको पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, वो आपस में कभी भी स्ट्राइक नहीं करती हैं, एक दूसरे को क्रॉस आउट नहीं करती है। तो दैट्स वाई द मैग्नेटिक कंपास गेट डिफ्लेक्टेड अवे फ्रॉम द फील्ड। इस फील्ड से अवे क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो उससे ये सिद्ध हो जाएगा कि एक वायर है या तार है या प्रतिरोध है, उसमें से अगर करंट जाता है तो वो करंट क्या कर रहा है, अपने चारों तरफ एक फील्ड को जनरेट कर रहा है। तो ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट यही शो करने के लिए है कि अ वायर कैरिंग करंट हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट, दैट इज नोन एज द ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। उसी को हम बोलेंगे ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट है आपका बायो सेवर्ट लॉ। बायो सेवर्ट्स लॉ। अब बायो सेवर्ट्स लॉ क्या कहता है, स्टेटमेंट क्या है, बायो सेवर्ट्स लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट अ पॉइंट ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट, हाउ विल यू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो एक हमारे पास वायर है, तार है, ये वायर है, और इसकी जो लेंथ है वो एल है, तो हमने स्मॉल लेंथ ले लिया डी एल। उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ पर है, इस बिंदु पर उसकी मैग्नेटिक फील्ड है। और ये मैग्नेटिक फील्ड आपकी कैसी है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है, दैट इज इनवर्ड। ये आपका कैसा हो जाएगा, इनवर्ड है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लगाया है, क्रॉस लगाया है। ठीक है, और आई करंट इसमें फ्लो कर, तो इस वायर में आई करंट फ्लो कर रहा है, इसके चारों तरफ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये इनवर्ड है, अंदर की तरफ है, इसलिए क्रॉस लगा है। और स्मॉल लेंथ पर हम पहले फाइंड आउट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, जो चुंबकीय क्षेत्र है इसका, वो हम छोटे से लेंथ पर क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे।
तो एट व्हाट पॉइंट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट एलिमेंट जीरो और मैक्सिमम। तो करंट एलिमेंट कहाँ पर जीरो होगा और कहाँ पर मैक्सिमम होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो जो हमारा बायो सेवर्ट्स लॉ है वो क्या कहता है, द मैग्नेटिक फील्ड, इट स्टेट दैट द मैग्नेटिक फील्ड produced by a current carrying produced by a current carrying conductor is directly proportional to the current in the conductor। it means that कि जो भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कौन रेस्पॉन्सिबल है उसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी, जो करंट है वही रेस्पॉन्सिबल है मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने के लिए। तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। जैसे जैसे विद्युत बढ़ेगी वैसे वैसे इसका चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता चला जाएगा। तो बायो सेवर्ट्स लॉ क्या कहते हैं कि इट स्टेट दैट द करंट और द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इन द वायर। वायर में जैसा करंट होगा वैसे ही उसका चुंबकीय क्षेत्र होगा, वैसे ही उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। नेक्स्ट उसने बोला है कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल ऑफ थीटा। तो थीटा कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर। तो जैसे जैसे ये थीटा बदलेगा वैसे वैसे जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें भी बदलाव आएगा। अगर थीटा बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, अगर थीटा घटेगा तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो भी घटेगा। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन लेंथ। जैसे जैसे इस तार की लंबाई में बढ़ाऊंगा वैसे वैसे इसका चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ता चला जाएगा। लंबाई को घटाऊंगा तो इसका चुंबकीय क्षेत्र भी घटता चला जाएगा। तो dB is directly proportional to dl. It means that the change in magnetic field is directly proportional to the change in length। जैसे जैसे लेंथ चेंज होगी वैसे वैसे आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी चेंज होगा। नेक्स्ट है change in magnetic field is inversely proportional to the square of the distance between them। अगर हम यहाँ पर इसका पॉइंट का डिस्टेंस है, कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लेते हैं यहाँ से वायर से वहां तक, तो अगर मैं उसका डिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो ऑटोमेटिकली जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। तो अगर मैं तार से जो हमारा रेजिस्टेंस है, वायर है, वहां से अगर मैं कोई भी एक पॉइंट लेता हूँ पी, उस पी पॉइंट पर जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी वायर से उतना ही कमजोर इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो ये बायो सेवर्ट्स लॉ ने बोला था कि इट स्टेट दैट चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, directly proportional to the change in length and inversely proportional to the square of the distance from the current carrying wire। करंट कैरिंग वायर से जितना डिस्टेंस दूरी पर जाओगे इसका जो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो उतना ही कमजोर होता चला जाएगा। परंतु अगर विद्युत बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, थीटा बढ़ाएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा, और लेंथ बढ़ाएंगे तब भी चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। ठीक है, तो ये उसने बताया था। अब इसको हम क्या करेंगे, सारी चीज़ों को हम कंबाइन कर लेंगे और कंबाइन करके पास हमारे पास जो रिलेशन आएगा वो आएगा डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब प्रोपोर्शनल हटा के हम क्या लगाएंगे, कांस्टेंट प्लेस करेंगे। तो डी बी इज इक्वल्स टू के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर। तो ये हमने के क्या कर दिया है, कांस्टेंट प्लेस कर दिया है। और जो के कांस्टेंट है हमारा, उसकी जो वैल्यू होगी वो म्यू नोट अपॉन 4 पाई होगी। तो डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर। और इसकी जो वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, म्यू नोट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे उधर बताते हैं आपको। ठीक है, इसको रब करेंगे। तो म्यू नोट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू होगी 10⁻⁻7 टेस्ला, ठीक है, एम्पियर पर मीटर। ठीक है, तो टेस्ला एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर इसकी ऐसा यूनिट होगी म्यू नोट अपॉन
4 पाई, राइट। तो दैट इज द फाइनल एक्सप्रेशन। अब इसका वेक्टर फॉर्म हम कैसे जनरेट करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। वेक्टर फॉर्म के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन है डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर। अब हम ये देखेंगे कि जो चीज कांस्टेंट है, ये तीनों चीज हमारे पास कांस्टेंट। चेंज किस में हो रहा है, लेंथ में चेंज हो रहा है। तो हम वेक्टर क्वांटिटी का यूज करने के लिए हमारे पास साइन थीटा तो है, पर हम क्रॉस प्रोडक्ट इन दोनों क्वांटिटीज में नहीं लगा सकते, क्योंकि ये हमारे पास जो वैल्यू है इसकी फिक्स है करंट। तो हम क्या करेंगे, इसको यू नोट अपॉन 4 पाई आर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। आर से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा, और डीएल और आर के बीच में हमने क्या लगा दिया, क्रॉस लगा दिया, और जो साइन थीटा है उसको रिमूव कर दिया। तो इसका मतलब जो लेंथ है और जो आर है, उन दोनों के बीच में कैसा आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, राइट। तो डी बी इज परपेंडिकुलर टू डी एल। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वायर पर, इस तरीके का वायर बनाया था हमने डीएल, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी क्रॉस, ये डीबी इसके क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर है तभी यहाँ पर साइन थीटा है, और तभी साइन थीटा को रिमूव करके इन दोनों क्वांटिटी में हमने क्या दिया है, क्रॉस प्रोडक्ट लगाया। नेक्स्ट इसके केस करेंगे हम। इफ अगर थीटा, केसेस क्या होंगे इसके, केस वन, इफ थीटा इक्वल्स टू जीरो, अगर थीटा जीरो कर दूं, साइन जीरो जीरो, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो डी बी क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो कर रहा है, तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी ना, वो हमेशा परपेंडिकुलर होंगी या किसी न किसी थीटा पर होंगी। बट ये हम कह दें कि थीटा भी जीरो हो जाए, कि मतलब करंट भी इसी डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। नेक्स्ट, इफ थीटा इक्वल्स टू 90, अगर थीटा 90 हो जाए, तो डी बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड हम क्या कर सकते हैं, देखने को हमें मिल सकती है कि ये मैक्सिमम है। क्यों, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर ही होती है, जो भी कंडक्टर है उसके हमेशा परपेंडिकुलर ही हो। तो ये था आपका एम्पियर सर्कुलर लॉ, और बायो सेवर्ट्स लॉ, राइट। तो ये बायो सेवर्ट्स लॉ था आपका। रिलेशन बिटवीन म्यू नोट एप्सिलॉन नोट एन सी। एप्सिलॉन नोट कहाँ पर आया था, कूलम्ब्स लॉ में। म्यू नोट क्या पर आया था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, अभी अभी बायो सेवर्ट्स लॉ, और सी हमारा लाइट फोर्स। इसमें हमें क्या करना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। और रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट, अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट कर दें, तो सी के किस तरीके से इक्वल आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले म्यू नोट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 10⁻⁻⁷। तो म्यू नोट इक्वल्स टू 4 पाई मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻⁷। एप्सिलॉन नोट 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इक्वल्स टू 9 × 10⁻, जो भी इसकी वैल्यू रही होगी, ठीक है। 9 × 10⁹। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी वैल्यू।
अगर हम वैल्यू को यहाँ पर पुट करें, दोनों को सोल्व करें, सोल्व करने के बाद जो आएगा वो c आएगा, दैट इज 3 × 10⁸ ये जो लाइट कांस्टेंट की वैल्यू है, इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो सोल्व करके इसको देखते हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें मिलेगी कैसे, ये हमें देखना है। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें, इसको इस वैल्यू से अगर डिवाइड कर दे तो ये किससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट मिल जाएगा। बट हमें यहाँ पर इसको कैंसिल करके ये नहीं लाना है, क्योंकि इन दोनों का तो प्रोडक्ट है ही हमारे पास, तो हम इनको कैंसिल नहीं करेंगे, इनकी सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे। तो इसकी वैल्यू है 10⁻⁻7 और इसकी वैल्यू 1/10⁹। इसको आप सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1/9, और ये नीचे आ जाएगा, दैट इज 10⁹9 है, नीचे आके 7 16 हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट 10⁻16। अगर मैं इसका स्क्वायर बनाना चाहूँ तो किस तरीके से बना सकता हूँ, म्यू नोट एप्सिलॉन 1/c², लिख सकता हूँ 1/c², क्योंकि c की वैल्यू है 3 × 10⁸ और अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ तो हमें वैल्यू मिलेगी ये, तो हमने इसको ये लिख दिया। तो म्यू नोट एप्सिलॉन नोट, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, c = 1/√म्यू नोट एप्सिलॉन नोट। तो ये रिलेशन हमें मिल जाएगा। तो बेसिकली हमने क्या करा है, हमने इसको क्या लिख दिया, 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमने पुट कर दिया है, तो हमें c की वैल्यू निकालनी है। c इधर चला जाएगा c² और ये नीचे आ जाएगा इसका अंडर रूट में, ये इसका प्रॉपर रिलेशन आता है। ठीक है, तो रिलेशन कर रहे हैं हम बायो-सेवर्ट्स लॉ और कूलम्ब्स लॉ का। कूलम्ब्स बायो-सेवर्ट्स लॉ का एक्सप्रेशन ये है, कूलम्ब्स लॉ का एक्सप्रेशन ये है। ये दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ पर काम करते हैं। ये भी 1/r² है, 1/r² है। ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स है, ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स है। ये भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, ये भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। डिसिमिलैरिटी क्या है, ये किसी एंगल पर डिपेंड नहीं करता, बट ये किसी ना किसी एंगल पर इसकी डिपेंडेंसी है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के थ्रू है। ठीक है, तो इसका वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन है इसकी, तो स्पेसिफाई कर सकते हैं, इसमें कोई डायरेक्शन स्पेसिफाई इस तरीके से नहीं कर सकते हैं। बायो-सेवर्ट्स लॉ, मैग्नेटिक magnitude of magnetic field is proportional to the sine of the angle between dl and r। dl और r में हमने आपको डेरिवेशन में बताया था, dl इज परपेंडिकुलर टू r। तो उस सिचुएशन में ये किसी न किसी एंगल पर इनकी डिपेंडेंसी है, पर वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये आपका इतना आपको कर लेना है इसमें।